मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच आयशा खन्ना अपनी ही बनाई हुई दुनिया के मलबे पर खड़ी थी। 30 साल की आयशा देश की सबसे होनहार लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स में से एक थी। उसका फलसफा था प्रकृति पर नियंत्रण। वो मानती थी कि वो किसी भी बंजर जमीन को एक खूबसूरत सुनियोजित स्वर्ग में बदल सकती है, लेकिन उसका ये गुरूर एक महीने पहले टूट गया जब उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुंबई रिवरफ्रंट पार्क मानसून की पहली ही भारी बारिश में ढह गया। एक अप्रत्याशित भूस्खलन ने उसके बनाए हुए नगीने को कीचड़ के ढेर में बदल दिया। मीडिया ने उसे घेर लिया, विशेषज्ञों ने उसकी योजनाओं की आलोचना की और आयशा का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। जिस प्रकृति को वो नियंत्रित करना चाहती थी, उसी ने उसे उसकी जगह दिखा दी थी। रातों की नींद और दिन का सुकून खोकर उसने एक इम्पल्सिव फैसला किया। उसने अपना लैपटॉप बंद किया, अपना फोन स्विच ऑफ किया और एक बैग पैक करके उस जगह के लिए निकल पड़ी जिसके बारे में उसके दादाजी अक्सर बातें करते थे। उत्तराखंड की एक गुमनाम घाटी, देववन। देववन घाटी अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी जंगली और अप्रत्याशित प्रकृति के लिए जानी जाती थी। जब आयशा वहां पहुंची तो उसे लगा जैसे वो समय में पीछे आ गई हो। वहां कोई फैंसी होटल नहीं थे, सिर्फ एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस था। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ नदी की आवाज और हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। और यहीं उसकी मुलाकात हुई रोहन से। 34 साल का रोहन घाटी का एकमात्र भरोसेमंद ट्रेकिंग गाइड और एक तरह से उसका रक्षक था। वो लंबा, गठीला और उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वो बहुत कम बोलता था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति के साथ साथ एक अनकहा दर्द भी था। आयशा अपनी शहरी आदत के अनुसार वहां पहुंचते ही उस जगह को सुधारने की कोशिश करने लगी। वो गेस्ट हाउस के मालिक को सलाह दे रही थी कि बगीचे का लेआउट कैसा होना चाहिए। वो पास के झरने तक एक बेहतर रास्ता बनाने के लिए स्केच बना रही थी। उसकी ये हरकतें रोहन ने देखीं। उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब आयशा अकेले ही एक पगडंडी पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये रास्ता आगे खतरनाक है, मैडम, रोहन ने अपनी भारी आवाज में कहा, जो कहीं से अचानक प्रकट हो गया था। आयशा ने उसे देखा। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस यहाँ की टोपोग्राफी को समझना चाहती हूँ। रोहन ने उसकी फैंसी ट्रेकिंग जूतों और उसके हाथ में पकड़े स्केचपैड को देखा। ये घाटी किसी स्केचपैड में नहीं समा सकती, उसने सपाट आवाज में कहा। इसे समझने के लिए इसे सुनना पड़ता है, और आपके पास अभी वो कान नहीं है। वापस चलिए। आयशा को उसका ये रूखापन बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उसे एक घमंडी, जंगली आदमी लगा, और रोहन के लिए आयशा एक ऐसी शहरी मैडम थी जो प्रकृति को भी अपने कंट्रोल में करना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात घाटी में इतनी तेज बारिश हुई कि बाहर जाने वाला एकमात्र कच्चा रास्ता बह गया। घाटी का संपर्क दुनिया से कट गया। आयशा अब वहां फंस चुकी थी। अगले कुछ दिन उसके लिए बहुत मुश्किल थे। बिजली नहीं थी, फोन का सिग्नल नहीं था। उसे हर छोटी बड़ी चीज के लिए रोहन पर निर्भर रहना पड़ रहा था। रोहन उसे बताता कि कौन सा पानी पीने लायक है, कौन से पौधों से दूर रहना है और रात में अपने कमरे का दरवाजा ठीक से बंद क्यों करना है। इस मजबूरी की नजदीकी में आयशा ने रोहन का एक अलग ही रूप देखा। वो रूखा था, लेकिन भरोसेमंद था। वो कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह जाती थीं। एक दिन जब वे एक सुरक्षित पानी के स्रोत की तलाश में जंगल में गहरे जा रहे थे, तो अचानक मौसम फिर से खराब हो गया। चारों तरफ घना कोहरा छा गया और हवा तेज हो गई। आयशा को अचानक पैनिक अटैक आ गया। उसे अपने उस फेल हुए पार्क प्रोजेक्ट की याद आ गई, वो मंजर जब सब कुछ ढह रहा था। वो कांपने लगी। रोहन ने ये देखा। वो उसके पास गया। आंखें बंद करो, उसने शांति से कहा। आयशा ने उसकी बात मानी। अब सुनो, उसने कहा, सिर्फ सुनो।
हवा की आवाज को, पत्तों की सरसराहट को, दूर बहती नदी के संगीत को। ये घाटी तुमसे बात कर रही है, इससे लड़ो मत, इसे महसूस करो। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। आयशा ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसका कांपना बंद हो गया। उसका डर कम हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने रोहन को एक नई नजर से देखा। तुम ये सब कैसे जानते हो? उसने पूछा। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे चलने का इशारा किया। आयशा की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने गेस्ट हाउस के बूढ़े मालिक से रोहन के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि रोहन कोई आम गाइड नहीं है। वो कभी भारत का सबसे मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हुआ करता था। उसकी तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन के कवर पर छपती थीं। लेकिन फिर, कुछ साल पहले, एक हादसे के बाद, वो अचानक सब कुछ छोड़कर इस गुमनाम घाटी में बस गया था। अब आयशा के मन में उसके लिए सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य भी था। वो कौन सा हादसा था जिसने एक चमकते हुए सितारे को इस तरह गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया? एक शाम आयशा अपनी बेचैनी में रोहन के मना करने के बावजूद अकेले ही एक पहाड़ी की चोटी की तरफ निकल गई। वो सूर्यास्त देखना चाहती थी, लेकिन उसे लौटने में देर हो गई। अंधेरा घिरने लगा और जंगल की आवाजें अब डरावनी लगने लगीं। वो रास्ता भटक गई। तभी उसे पास की झाड़ियों से एक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। शायद कोई तेंदुआ। आयशा डर के मारे जम गई। उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। और फिर अंधेरे में से किसी रक्षक की तरह रोहन सामने आ गया। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। उसने आते ही आयशा को अपने पीछे खींच लिया और उस अनदेखे खतरे और उसके बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा, अनकहा डर था। वो डर अपने लिए नहीं, आयशा के लिए था। और उस डर में आयशा ने एक झलक देखी, उस पुराने जख्म की, उस अतीत के हादसे की, जिसने इस मजबूत इंसान को तोड़कर रख दिया था। रोहन की जलती हुई मशाल और उसकी दृढ़ उपस्थिति ने उस जंगली जानवर को दूर भगा दिया। वो चुपचाप आयशा का हाथ पकड़कर उसे वापस गेस्ट हाउस ले आया। उस रात वे दोनों गेस्ट हाउस के बाहर जलती हुई आग के पास बैठे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो शब्दों से ज्यादा भारी थी। मुझे माफ कर दो, आयशा ने आखिरकार खामोशी तोड़ी। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। मैं तुम्हारी जान खतरे में डाल सकती थी। रोहन ने आग की लपटों को देखते हुए एक गहरी सांस ली। तुम मेरी जान खतरे में नहीं डाल रही थी, उसने धीमी, भारी आवाज में कहा। तुम मुझे मेरा अतीत याद दिला रही थी। और उस रात पहली बार रोहन ने अपनी खामोशी तोड़ी। उसने आयशा को अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे वो एक जुनूनी, लापरवाह फोटोग्राफर था, जिसे परफेक्ट शॉट के लिए किसी भी हद तक जाने की आदत थी। मैं एक स्नो लेपर्ड की तस्वीर लेने के लिए एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर था, उसने बताया। मेरे साथ मेरा गाइड और दोस्त शेर सिंह था। उसने मुझे कई बार चेताया कि मौसम खराब हो रहा है और हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। मुझे बस वो एक तस्वीर चाहिए थी। और मेरी उस जिद की वजह से एक हिमस्खलन हुआ। मैं तो बच गया, लेकिन शेर सिंह, वो खाई में गिर गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने अपने दोनों पैर खो दिए। ये कहते हुए रोहन की आवाज NGHN गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा जुनून, मेरा हुनर, सब बेकार है, अगर वो किसी की जिंदगी की कीमत पर आए। मैं उस अपराध बोध का सामना नहीं कर पाया। मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया, प्रकृति से माफी मांगने और शायद खुद को सजा देने। आयशा खामोशी से उसकी कहानी सुनती रही। आज उसे रोहन के गुस्से और उसकी दूरी की वजह समझ आई। उसे एहसास हुआ कि वे दोनों कितने एक जैसे हैं। दोनों ही अपनी अपनी जिद और गुरूर की वजह से टूटे थे। शायद हम दोनों ही प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। रोहन, आयशा ने धीरे से कहा, मैं अपने डिजाइन से,
और तुम अपने कैमरे से, और हम दोनों ही हारे। उसने रोहन को अपनी कहानी बताई, अपने फेल हुए प्रोजेक्ट और अपने टूटे हुए आत्मविश्वास के बारे में। उस रात 2 अजनबियों ने, 2 टूटे हुए दिलों ने एक दूसरे के जख्मों को समझा और उन पर मरहम लगाया। उस रात के बाद घाटी का मौसम बदलने लगा, और साथ ही उनके रिश्ते का भी। अब वे साथ में घूमते, लेकिन एक गाइड और एक टूरिस्ट की तरह नहीं, बल्कि 2 दोस्तों की तरह। रोहन ने आयशा को घाटी की असली आवाज सुनना सिखाया। उसने उसे बताया कि कैसे हर पेड़, हर पत्थर की अपनी एक कहानी है। और आयशा ने रोहन को फिर से दुनिया को एक कैमरे के लेंस से देखना सिखाया। तुम सिर्फ खतरे की तस्वीरें क्यों लेते थे? एक दिन उसने पूछा। इस शांत नदी में, इस छोटे से जंगली खूल में भी तो एक कहानी है। रोहन ने उसकी बात मानकर सालों बाद अपना कैमरा उठाया, लेकिन इस बार उसने किसी खतरनाक जानवर की नहीं, बल्कि उस छोटे से जंगली खूल की तस्वीर खींची जिसकी तरफ आयशा ने इशारा किया था। और जब उसने वो तस्वीर देखी तो वो हैरान रह गया। वो उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक थी। उनका प्यार किसी तेज तूफान की तरह नहीं, बल्कि घाटी की नदी की तरह था, शांत, गहरा और निरंतर। और फिर एक दिन घाटी का रास्ता खुल गया। आयशा की पुरानी जिंदगी उसे वापस बुला रही थी। उसके बॉस का फोन आया। आयशा, तुम कहाँ हो? वापस आ जाओ। हमें एक नया, इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। आयशा के सामने एक मुश्किल चुनाव था। एक तरफ मुंबई की वो जानी पहचानी दुनिया थी, और दूसरी तरफ ये अनजानी घाटी जो अब उसे अपनी लगने लगी थी। और रोहन उसकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। मैं जानती हूँ तुम्हें जाना होगा, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में एक उदासी थी जिसे वो छुपा नहीं पाया। तुम्हारी दुनिया वो है, आयशा, ये जंगल नहीं। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अगले दिन मुंबई के लिए निकल गई। रोहन को लगा जैसे घाटी फिर से खामोश हो गई है। 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए। रोहन ने मान लिया था कि आयशा अब वापस नहीं आएगी। वो फिर से अपनी उसी अकेली जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहा था। और फिर एक सुबह उसने देखा कि आयशा वापस आ गई है, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ कुछ लोग थे, और उनके हाथ में नक्शे और सर्वे के उपकरण थे। रोहन का दिल डूब गया। उसे लगा कि आयशा यहाँ अपनी टीम के साथ इस घाटी को भी एक पार्क में बदलने के लिए आई है। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। ये सब क्या है, आयशा? आयशा मुस्कुराई। ये एक नया प्रोजेक्ट है, रोहन, उसने कहा। उसने उसके हाथ में एक फाइल थमाई। इसे पढ़ो। रोहन ने जब वो फाइल पढ़ी तो उसकी आंखों में अविश्वसनीयता के भाव थे। वो किसी पार्क या रिसॉर्ट का प्रोजेक्ट नहीं था। वो एक सस्टेनेबल इकोटूरिज्म और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो देववन की जंगली खूबसूरती को बिना कोई नुकसान पहुंचाए दुनिया के सामने ला सकता था। मैं समझ गई हूँ, रोहन, आयशा ने कहा, कि प्रकृति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। मैं यहाँ कोई सीमेंट का जंगल बनाने नहीं आई हूँ। मैं इस जंगल को अपना घर बनाने आई हूँ। उसने फाइल के आखिरी पन्ने की तरफ इशारा किया। प्रोजेक्ट हेड का नाम था रोहन, और उसके नीचे लिखा था चीफ फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। लेकिन ये प्रोजेक्ट तुम्हारे बिना अधूरा है, आयशा ने कहा, जैसे मैं अधूरी हूँ। क्या तुम इस सफर में मेरे पार्टनर बनोगे? रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू सालों बाद खुशी के थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस आयशा को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ सालों बाद देववन अब गुमनाम नहीं था। वो भारत का सबसे सफल इकोटूरिज्म डेस्टिनेशन था, और उसे चलाने वाले 2 लोग थे जिन्होंने प्रकृति से सीखा था कि कैसे टूटा हुआ भी खूबसूरत हो सकता है। एक शाम वे दोनों एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। आयशा अपनी स्केचबुक में कुछ बना रही थी, और रोहन अपने कैमरे से उसकी तस्वीर खींच रहा था।
मैं सालों तक परफेक्ट शॉट की तलाश में भटकता रहा, रोहन ने कहा, और मुझे वो तब मिला जब मैंने तुम्हें देखा। तुम मेरा परफेक्ट व्यू हो, आयशा। आयशा ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा। और मैं हमेशा एक परफेक्ट डिजाइन बनाना चाहती थी, उसने कहा। लेकिन अब मुझे समझ आया है कि सबसे खूबसूरत डिजाइन वो होता है जो थोड़ा सा जंगली, थोड़ा सा अप्रत्याशित और पूरी तरह से प्यार से भरा हो। बिल्कुल हमारी कहानी की तरह। वादियों की आवाज अब भी वही थी, लेकिन अब उस आवाज में 2 और धड़कनें शामिल हो गई थी, जो एक ही सुर में गा रही थीं।